वो जो मैं कहता हूँ वही आता है, नहीं वो जो आता है वो बताता हूँ, वो कहता हूँ, सिंपल है। एक पैटर्न है, आप उसको समझिए, फॉलो करिए, और उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो आज का ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए साइकोलॉजी का ये पेपर है, हम पेज वाइज जाएंगे, 100 पेज 100 मार्क्स। वाह, आज हम करेंगे 30-35 मार्क्स, ठीक है, इस वीडियो में। रेडी? तो ये हम नीचे गए पहले वाले पेज पे। अब इसमें पेज नंबर 1 से क्या आएगा? साइकोलॉजी इज अ सूडो साइंस, ये कहा जाएगा आपसे। साइकोलॉजी आर सिंपली माइंड रीडर्स, ये कहा जाएगा। दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स में आता है ये। साइकोलॉजिस्ट ये वो दो चीज़ आती है, ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ये वाली दो हमेशा आए हैं। ओके नेक्स्ट। इसमें इसमें है प्रोज, PROSE, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, PROSE। मैं बाकी चैनल्स का नहीं बताऊंगा, बाकी लोगों ने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, EOSRP, ऐसे हम, मुझे मतलब नहीं है भाई, हम दिमाग वाले यूज़ करते हैं, हम सिर्फ कहने के लिए नहीं बनाते, न्यूमोनिक्स ऐसे नहीं बनते भाई साहब। प्रोज, PROSE। अच्छा, रेप्लिकेशन में DNA अब रेप्लिकेशन नहीं लिखना है। अच्छा, आपको ध्यान से दिखेगा, हर एक में सिर्फ 2 सेंटेंसेस है, शॉर्ट आंसर हो लॉन्ग आंसर हो, आप इसको एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। लिख के मुझे भेजिए, मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ, फिलहाल फ्री में कर रहा हूँ एनालिसिस। ओके, आप लिख के मुझे भेजिए वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे। साइंस वर्ड कहाँ से आया है? साइंटिया वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। ओके, याद रखिएगा, ये लैटिन वर्ड ये दिया हुआ है। और ये दूसरा चीज़ पूछते हैं कि साइकोलॉजी कौन सा साइंस है? सोशल साइंस में आता है, बायोलॉजिकल साइंस में आना चाहिए लेकिन नहीं आता है। हमारी किताब में दिया है सोशल साइंस, क्योंकि हम एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, राइट? ठीक है ना। लैटिन वर्ड है साइंस, लैटिन वर्ड साइंटिया से साइंस डिराइव हुआ है। और प्रोज, 5 चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ये आपको याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये याद कर लेना है। देखो, इस कागज़ को फाड़ के फेंक सकते हो, इतने अच्छे से सिखा रहा हूँ मैं, इसमें क्या आने वाला है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में वापस मैं बता रहा हूँ, वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए। वीडियो में आपकी 59 के आसपास वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस में कम ज़्यादा कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, लेकिन एडिट करने को टाइम नहीं मिलता है। और ये जो वीडियो से फ़ायदा हो रहा है वो स्टूडेंट्स को, मैं वो क्यों चेंज करूँ, राइट? मैं ये सोचता हूँ, नहीं सोचिए। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आपको नहीं दिखेगा, हाँ, CSYCHOLOGY चैप्टर 1 टाइप कर रहा हूँ। और ये क्या आ रहा है, ये देखिए, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स चैप्टर 1, वो नहीं चाहिए हमें। साइकोलॉजी नहीं चाहिए, इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। पहला वाला जो है चैप्टर 8 आ रहा है, हम शो ऑल कर देते हैं। और बस आप यही करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, आपको वो लिंक दे देता हूँ। चैप्टर 1 पार्ट 1, ये वाला है, ये वाला है। ये वाली वेबसाइट है, ये वाला वीडियो, इसका लो, ले पेज का लो, ले पेज का लो, ये जा रहा हूँ, 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 ये जा रहा हूँ। तो ये नंबर भी इसका दिया हुआ है, आपको दिख गया हुआ है, राइट? और इसमें हाँ, इस पर इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं है। टेक्स्ट बुक आप लेके रखिए अपने सामने, ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको बंद कर दिया जाए, ऑटो प्ले वाला बाद में करेंगे। हाँ, अब इसमें आप देखिए कि पहली चीज़ आती है कि ग्रीक, लैटिन वर्ड है साइंस, और ग्रीक लोगों ने साइकोलॉजी शुरू किया था, एंड इट इमर्ज एज ए फिलोसफी से शुरू हुआ था। दूसरा, 1879 में विलियम वंट ने पहला लैब एस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी में। ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये है कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस। हम इसको यहाँ पे, आपके यहाँ पे सबकॉन्शियस वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है, आप बोलेंगे साइकोएनालिसिस। तीसरा है बिहेवियर, चौथा है ह्यूमनिस्टिक, और लास्ट में आ जाता है कॉग्निटिव, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर, बॉल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ब्रेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसका शिष्य, अच्छा, टिचनर साहब थे विलियम वंट के साथ में, दोनों ने मिलकर जर्मनी में ये कहा था। फिर उनके शिष्य थे विलियम जेम्स साहब, वो चले गए अमेरिका तक। ही बिकेम टू बिकम, एक्चुअली ही वेंट टू अमेरिका टू बिकम अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर, ये भी कह सकते हैं।
एक्चुअली ये ऐसी कुछ कहानी है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे मेरे गुरु बोलते हैं स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ फंक्शन इंपॉर्टेंट है। बस ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए ह्यूमन कॉन्शियस को स्टडी करना है, ठीक है। ये मैथ द फॉलोइंग में भी आता है। साइको एनालिसिस की बात करते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन की बात करते हैं। जर्मनी के बगल में ऑस्ट्रिया है, सिगमंड फ्राइड साहब, ओके। और इन्होंने कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड, बाकी लोग बात कर रहे हैं कॉन्शियस की, और यहाँ पे हो रहा है अनकॉन्शियस की बात। ये कीवर्ड्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बिहेवियर, उसके करीबन 20 साल बाद वॉटसन साहब आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इंसान का कॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्रेन तो कुछ समझ में आता है नहीं, दिखता है नहीं, तो हम बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है, ओके। और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हो गया। अब ये वॉटसन साहब है, ठीक है। जॉन बी वॉटसन में ही बिहेवियर आ जाता है, जॉन बी वॉटसन, ओके। फिर उसके 20 साल बाद फिर आते हैं हमारे कार्ल रॉजर्स साहब। कार्ल रॉजर्स साहब कहते हैं कि ह्यूमनिस्टिक इंसान का बच्चा है, फ्री विल है। वो ये है, कहते हैं कि फ्री विल है, पावर ऑफ फ्री विल। इंसान को इच्छा है, खुद की मर्जी है, जब चाहे सुधरे जब चाहे बिगड़े। सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है, और खुद को एक्चुअल पोटेंशियल निकालने का हक उसे है। 3 वर्ड्स आपको अंडरलाइन करके लिखना है। प्लीज़ मुझे ये चीज़ लिख के भेजिए। कॉग्निटिविज्म बोलते हैं कि कुछ नहीं, वायर लगा दो, इलेक्ट्रोड चेक कर लो, उसका ब्रेन डायरेक्टली चेक कर लो भाई। तो ये नाइसर वॉज वेरी नाइस। और ये बोलता है कॉग्निटिव चेक करना है तो मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करना है तो MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ये सब चीज़ें जो साइंस वाले हैं उनको मैं नहीं, बड़ी दिक्कत होती है। मैं कभी कुछ बोल देता हूँ वीडियो में तो लोग उसको फॉलो कर लेते हैं और वही लिख देते हैं। ऐसा मत करना, कॉलेज में भी यही होता है। इसलिए मैं MRI और PET स्कैन ही बोल रहा हूँ बस, ओके। वो पी का पॉजिट्रॉन एमिशन वो सब करने के चक्कर में आप मत जाइएगा। MRI स्कैन बहुत फेमस है, सब लोग जानते ही हैं कि मशीन से चेक कर लो ब्रेन को, बात खत्म हो गया। अब इतना आप कर लेते हो, चैप्टर 1-2 है ना आपका ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 1-2 आप कर लेते हो तो आपको क्या हो जाता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि हर क्वेश्चन में चैप्टर 1 आ रहा है, हर क्वेश्चन में, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ रहा है। और आप ये वेटेज के हिसाब से मत जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। वो 14 नंबर, 15 नंबर ऐसे नहीं जाना है आपको, क्योंकि आप उसमें थोड़ा पगला जाओगे। 11 नंबर आते हैं इसमें, 8 चैप्टर और 8 80 मार्क्स, बहुत नाइंसाफ़ी है। लेकिन 1 और 2 को बाहर करके जाना है आपको, ठीक है। अब मैं इसका बाकी चीज़ आज के लिए छोड़ रहा हूँ, कल करेंगे। अब आ जाते हैं हम कोरिलेशन पे। कोरिलेशन 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये। ज़ीरो रहेगा तो ज़ीरो कोरिलेशन, 0 से -1 है तो नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव है तो 0 से +1, ओके। व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस एंड लीड्स टू इंक्रीज इन अदर, इट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। यही वर्ड लिखते हैं, सुन लीजिए। when increase in one variable leads to decrease in the other, तो वो बोलते हैं negative. When any change in one variable does not lead to change in other, it is called zero, ठीक है। अब हमेशा देखिए लोग ये गलती करते हैं, प्लीज पहला सेंटेंस रहेगा कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। वो एक टूल है टू मेजर दो लोगों का रिश्ता, और दो लोग कौन है, वेरिएबल है, उनका रिश्ता ढूंढने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल है। ये शब्द प्लीज लिखिएगा, और फिर लिखिएगा एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन एफिशिएंट। और दूसरा आप लिखिएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। उनका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्सटेंट होता है कोरिलेशन का, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ नंबर बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। +1 -1 साइन बताता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर, वेरी क्लियर। बस फिलहाल मैं आपको आज इतना ही पढ़ने को कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, लास्ट चीज़ मैं बता दूँ आपको इसमें, ये चैलेंजेस वाला जो चक्कर है। अब आपने जो प्रोज किया था ना, PROSE प्रोज, उसका उल्टा कर दीजिए। मतलब वही चीज़ यहाँ पे है कि वहाँ पे O नहीं हो पाता, P नहीं हो पाता, रेप्लिकेशन R नहीं हो पाता, वैलिडिटी नहीं हो पाती, बस यही कहना है। एक नया वर्ड इसमें क्या आता है, वो आता है कि प्री पैग्मेटिक स्टेज में है, तो अभी बाबू स्टेज में है, अभी तक पूरा पक्का नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि फिलोसोफर कौन है, थॉमस कुन ने कहा है कि साइकोलॉजी अभी प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज में है। प्री पैराडिग्मेटिक, डिग्मा, पैराडिग्मा एक वर्ड है, पैराडिग्मेटिक स्टेज पे है, क्योंकि वो एक बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट कोर नहीं है उसका, ओके। सब लोग एग्री नहीं करते। इट इज़ ए यंगर साइंस एंड अ सोशल साइंस, ऐसा उस पर एग्जाम, ठीक है।
और बाकी है ऑब्जेक्टिविटी, जो भी प्रोज में वो लिख दिया पॉइंट्स की, वो सब इशू होता है, उससे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बस ये इस तरह से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। ओके, अब डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने रैशनल REBT थ्योरी किया था, याद रखिएगा। तो हो गया। तो मैंने आज आपको इस चैप्टर का हाफ चीज़ करा दिया, हाफ कल और परसों कराऊंगा, ठीक है। अब इसमें से आपने ये देख लिया, ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और प्लीज़ बड़े आंसर्स के चक्कर में ना पढ़ो, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कर लोगे आप। चैप्टर 2 पे आ जाइए। चैप्टर 2 में इंटेलिजेंस की बात चलती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटेलिजेंस में यहाँ पे देखिए 3 5 3, ये देखिए पहला है कि इंटेलिजेंस क्या है, दो विचार हैं। ये हमारे जो अल्फ्रेड बिनेट साहब हैं, जो IQ के टेस्ट वेस्ट किया है, उसको जो चेंज किया टटरमन साहब वो, और वेस्टर साहब ने भी किया था IQ टेस्ट, है ना। ये तीनों लोग एक टीम में आते हैं। और ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है थॉर्नडेक, ये जो इस पेज पे जो दिया हुआ है थॉर्नडेक, लुइस, थर्स्टन, स्पीयरमैन, तो मेरा हमेशा वो डायलॉग है कि थॉर्न मतलब कांटा, कांटा 3 है, उससे बड़ा पत्थर स्टोन है थर्स्टन, वो कहता है 7 है, और उससे बड़ा स्पीयर है, सॉरी उससे बड़ा गार्डन है, गार्डनर साहब कहते हैं कि कितने हैं, 9 है। ओके, ये 9 के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, याद रखते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, वो देखिए। हाँ, स्पीयरमैन कहते हैं कि फैक्टर एनालिसिस, 2 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर है मिनिमम कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डेली वर्क, और स्पेसिफिक फैक्टर होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी, ठीक है। कैटल एंड हॉर्न साहब है, वो एक कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, और दूसरा कहता है क्रिस्टलाइज्ड। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको एग्जाम में, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा। ये हो क्या, हिस्ट्री में बात चल रही है, तो आपको लिखना है कि गैल्टन साहब और पॉल ब्रोका गए, सबका दिमाग चेक किया उन्होंने, और कहा कि उनका क्या क्या चेक किया। देखो, विजुअल एक्यूरेसी, ऑडिटरी सुनने का थ्रेशोल्ड कैपेसिटी, मिनिमम थ्रेशोल्ड, अच्छा रिएक्शन टाइम, हेड साइज, मेन वो बोले कि हेड बड़ा तो दिमाग बड़ा, है ना, और ब्रीदिंग कैपेसिटी। इन्होंने सोचा कि ये सब चीज़ से चेक करने के इंसान ज़्यादा तेज़ है, तो बातें बढ़ पड़ा, नहीं तेज़ नहीं। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। उनका शिष्य था कैटल, और तो ये देखिए लिखा हुआ है, उनका शिष्य, ये असिस्टेंट थे गैल्टन साहब के टीम में, और इन्होंने पहली बार मेंटल टेस्ट वर्ड यूज़ किया, ठीक है। ओके, और इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी बनाई, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। देख लियो, चलिए वो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये जो अल्फ्रेड बिनेट साहब हैं, इनके साथ में थे थियोडोर सिमोन और अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे बच्चों का ब्रेन चेक करो, इन्होंने ये बन गए फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इन्होंने एक सिस्टम बनाया और उसको 3 साल में रिवाइज किया। कब? 3 साल में, 1905, 1908, 1911, ठीक है। अब इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत मोहब्बत थी लुइस टर्मन साहब को, उन्होंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, बिनेट सिमोन टेस्ट को रिवाइज कर दिया, और इस रिवाइज टेस्ट को कहा दिया स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, कि अपना नाम नहीं डाला, अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाला और बिनेट साहब का नाम डाल दिया, ठीक है। और इसको उन्होंने 1916 में लॉन्च किया था, राइट। बाद में उसको और भी रिवाइज किया गया था, ओके। तो ये याद रखिएगा, और फिर बाद के डेट्स आपको याद करना जरूरी नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रॉबर्ट यर्क्स ने बनाया आर्मी AAT, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। ये 1914 और 1917 में 1970 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 में स्टार्ट हुआ था, 1970 में बनाया था, राइट। तो 16 में टर्मन साहब ने किया, 17 में रॉबर्ट यर्क्स ने किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में डेविड वेस्ले साहब ने वेस बनाया, और वो एडल्ट वाला और चाइल्ड वाला, याद है ना, देख लीजिएगा, वेस और वेस में 1 2 3 5 आया, 22 आ गया चाइल्ड, बच्चों को, ठीक है, हो गया। ये आपको याद रहेगा। मेंटल एज एक कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा। अब इसको IQ कैसे बन गया, कि अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज की बात की थी, एज जिसमें एक इंडिविजुअल सारे टेस्ट पे परफॉर्म करे उस एज के लिए। ये लिखेगा, ये सेंटेंस ही लिखना है आपको, और कुछ लिखो ना लिखो, ये जरूर लिख देना। IQ टेस्ट की बात चल रही है, तो विलियम स्टर्न ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कि
कि ये रेशियो है MA और CA का। फिर वापस वो टर्मन साहब आते हैं, उन्होंने इसको रिफाइन कर दिया। टर्मन साहब का काम है, उन्होंने बिनेट के टेस्ट को भी रिफाइन किया, स्टर्न का टेस्ट को भी रिफाइन किया, उन्होंने उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर दिया, तो वो फॉर्मूला बन गया IQ का। तो कॉन्सेप्ट दिया विलियम स्टर्न ने, फॉर्मूला बनाया टर्म। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है, याद रहेगा आपको। फाइन, अब आ जाइए टाइप ऑफ टेस्ट में। टाइप ऑफ टेस्ट में आपको देना है ये एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे इंडिविजुअल ग्रुप और वर्बल नॉन वर्बल। इसके एग्जाम्पल लिखना मत भूलेगा, इस पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, इस पे शॉर्टकट दिए हुए हैं, ये ज़रूर देखिए। फाइन, तो आज के लिए आप ये 2 चैप्टर्स में से इतना ही करोगे। नेक्स्ट पर्सनैलिटी में जाते हैं। पर्सनैलिटी में सबसे ईजी पता है क्या है? ये वाला, मतलब ये चीज़ है कि फैक्टर्स शेपिंग पर्सनैलिटी, ये सबसे पहले आए तो कर लेना। हेरिडिटी, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, पेयर, मास मीडिया, ये क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना होता है पहले। कल्चर, ठीक है। अब इस साल आया हुआ है कार्ल जंग साहब। कार्ल जंग साहब कहते हैं कि कोई तो शर्मिला है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है और कोई एम्बीवर्ट है। ये कार्ल जंग साहब का इस साल क्वेश्चन आने वाला है पक्का। कार्ल जंग साहब आएंगे या ये ऑलपोर्ट साहब आएंगे? ऑलपोर्ट साहब क्या कहते हैं, एक तो आपका होता है एक फीचर, महात्मा गांधी ट्रुथ। फिर आपके होते हैं सेंट्रल ट्रेड्स जो 5 से 10 होते हैं। फिर होते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स जो बहुत सारे होते हैं। फाइन, जो कुछ कुछ सिचुएशन में आते हैं। बस ये तो आने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस के बाहर था तो इसको इस साल डालने वाले हैं। 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसमें, ये आप जरूर देखेंगे आज। ये चैप्टर 2-3 पे हम खेल रहे हैं, तो ये चैप्टर 3 तो बाय हार्ट कर लो भाई। बिग 5 फैक्टर भी ओशन है, आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। फैक्टर्स लिख सकते हो, ओशन लिख सकते हो। मेरी नज़र में चैप्टर 3 बड़ा ईजी है। ओके, इंटरव्यू स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर है, ध्यान से दिखेगा कि क्वेश्चंस प्री डिटरमाइंड होने चाहिए, ऑन द स्पॉट नहीं होते। ये आप ध्यान से सुनिएगा, ये लिखिएगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन पे, अब ये चीज़ तक यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, खुद को एनालाइज करने के 2 तरीके होते हैं। एक है बिहेवियर एनालिसिस, ओके, और ये इसमें 2 होते हैं, इंटरव्यू ले लिया और ऑब्जर्व कर दिया। वेरी क्लियर हो गया इतना? बस ये टेस्ट कल बताऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। चलो, ये 3 हो गए आपके। अब सीधा हम कॉग्निटिव पे आ जाते हैं। कॉग्निटिव में 4 ये मेरा मतलब सबसे लाजवाब वीडियो इस पे बना हुआ है। चैप्टर 4 टाइप कर दो, साइकोलॉजी चैप्टर 4 टाइप कर दो, आपको ये मैं अभी नहीं बताऊंगा और आपको आज ही ये कर लेना है। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, ठीक है। चलो नीचे जाते हैं, लास्ट में एल्गी कर लेते हैं, लास्ट में चलते चलते आज चैप्टर 3-4 और क्या कर लेंगे, और क्या कर लेंगे। हाँ, ये वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल मेथड होता है एंगर को ट्रिगर करने का। तीन चीज़ें होती हैं, है ना, कॉमन ट्रिगर्स ऑफ एंगर। एंगर चैप्टर इस साल फेमस है, इस साल फॉर्म में चल रहा है एंगर। लेकिन इस पर एंगर मैनेजमेंट में मत कर जाना प्लीज़, ये वाला पेज तो करना ही मत, पगला जाओगे बता रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ ये भी ठीक है, ये तो झेल सकता है। ये पेज तो मैं हमेशा कहता हूँ, इस पेज को छोड़ देना, ये वाले को, ये वाले 58 वाले को समझ में नहीं आएगा कुछ आपको, और 59 को भी छोड़ देना। हाँ हाँ, ठीक है। चलो, ये नहीं, मेरा मन कर रहा है ये। हाँ, इसमें ना PTSD करना है, और PTSD तो करना ही है, सिजोफ्रेनिया कर लेना है आपको। 2 चीज़, सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं नीचे एल्गे पे। ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म इस साल आने वाला है। हाँ, मुझे लग रहा है, मेरा एक गट फीलिंग आ रही है, इसका डिफरेंस आने वाला है। लास्ट ईयर नहीं था ना, कुछ चीज़ें काटी हुई थी इसमें से, वो इस साल आएगी। जो कैंसल सिलेबस होता है वो आता है। हैप्पीनेस के 3 थियरी है कि एक तो गोल पे खुशी मिलती है, एक को रास्ते में सिर्फ प्रोसेस पे खुशी मिलती है, एक का खुश हमेशा खुश रहता है, जेनेटिकली खुश होता है। तीनों चीज़ें चलेंगी आपकी, अच्छी बात है। हैप्पीनेस कर लिया हमने, वो तो होमर है ना, होमर। लाइफ अबव जीरो सिंपल है, एक डायग्राम बना दिया, 1 2 3 4 -1 2 3 4 लिख दिया, 0 लिख दिया, खत्म। पॉजिटिव में 5 लिख दिया, HOMER, और नेगेटिव में लिख दिया कि सैडनेस वगैरह वगैरह। अब ये मार्टिन सेलिंगर साहब, ये फादर हैं, दो बच्चों के बाप हैं। एक तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के फादर हैं, है ना, और ये दूसरा ये वाले फादर हैं, कौन से, इसके HO ऑप्टिमिज्म वाले के भी फादर यही हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी हुई थी, लर्नड ऑप्टिमिज्म। फाइन, ये फादर ऑफ ऑप्टिमिज्म भी है, कर लो बात, ठीक है। अब 2 फीमेल्स आती हैं, एक यहाँ आती हैं, बारबरा
बारबरा बारबरा फ्रेडरिक्सन, ये लाइफ अबव ज़ीरो वाली भी, पॉजिटिव इमोशन वाली, और एक वहाँ आती हैं अपनी नर्स मैडम जिन्होंने एलगे शुरू किया था, एलगे मेंटल हेल्थ वाला, ये वाला, हाँ हाँ, ये एलगे वाला। उनके पार्टनर कौन थे? एंथनी। उनके पार्टनर कौन थे? एंथनी। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बेटी किचनर नाम है उनका, और इनके पार्टनर थे एंथनी जॉब। ठीक है, ये मेरे से थोड़ा हाथ मुंह ज़्यादा हो रहा है। हाँ ये लो, ये आज चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 7 पे जाओ, बाइपोलर डिजीज़ के नीचे जाओ। कहाँ क्या, ये बना, ये इसमें आपको ध्यान देना है, इस पेज पे कुछ भी नहीं है दिखेगा। इस पेज पे क्या है, निम्हांस का फुल फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। 10% लोग सफ़र करते हैं और सीवियर होता है 1.9% में। 13% पॉपुलेशन हमेशा कभी ना कभी उनको होगा ही। मेंटल MHFA मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड है, बेटी किचनर ने शुरू किया था एंटनी जॉब के साथ में। बेटी किचनर नर्स थी, एंटनी जॉब एक प्रोफेसर थे साइकोलॉजी, दोनों मिलकर ये बनाया कि कैसे ठीक किया। जब नर्स ने कहा मुझे देखा है बहुत तकलीफ होती है पेशेंट्स को, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया, और चेन्नई, हमारे इंडिया में चेन्नई ने ये पहला लाइसेंस लिया हुआ था, है ना। और एलके का फुल फॉर्म आपको आना ही चाहिए, मैं बोलूँगा भी नहीं, राइट। तो दोस्तों ये आपके लिए आज के लिए इतना ही करना है। राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए, बाकी कुछ नहीं। कल मिलते हैं। प्लीज़ कमेंट्स करिए और ज्वाइन करिए, हो सके तो आपको चाहिए तो खरीद लीजिए क्वेश्चन पेपर, और 12th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ऑटो प्ले पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।